एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर हम शुरू किया हुआ है हमने, जिसमें आज हमारा हमने लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि एमओटी के अकॉर्डिंग बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम्स मौजूद हैं, हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है, जो कि मिलकर 3 डबल बॉन्ड्स बना रही हैं और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स भी मौजूद हैं इनमें, और एक एक हाइड्रोजन के साथ भी इनका बॉन्ड है। तो तमाम 6 की 6 जो कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन एटम्स हैं बेंजीन के अंदर, ये सेम प्लेन में मौजूद होती हैं, ठीक है, और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। जी हाँ, ये देखने 120 डिग्री एंगल है इसका बॉन्ड एंगल। इसमें हमने बताया कि ये इस तरह देते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तमाम कार्बन एटम्स में इक्वली डिवाइडेड होते हैं, और इस इनर मॉलिक्यूल के ऊपर भी और एक नीचे भी, ठीक है, दोनों साइड्स पर ये जो इसकी शेथ बनती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक शेथ है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक शेथ कहते हैं, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हासिल होती है, ठीक है। जैसे इस स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ किया हुआ है इन्होंने कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तमाम कार्बन आइटम्स में इक्वली डिवाइडेड हैं, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, मॉलिक्यूल के ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ से मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, व्हाट एविडेंस कैन यू प्रोवाइड इन सपोर्ट ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या आप कैसे बताएंगे कि जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का प्रपोज किया गया है, इसके सपोर्ट में आप कोई एविडेंस पेश करें, ठीक है, तो आप बताएंगे अनयूजुअल स्टेबिलिटी, जो बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है, आम सी स्टेबिलिटी नहीं है, बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस वजह से है, कैसे है, तो हम कहते हैं कि बेंजीन एक्चुअली एडिशन प्रोडक्ट्स नहीं देता, ठीक है, जब इसकी हम एडिशन करवाते हैं, एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन के अंदर कुछ चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, तो ये एडिशन प्रोडक्ट्स आसानी से नहीं देता। हालांकि जो जिन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड होता है वो आसानी से एडिशन प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट उनकी आसानी से मिलती है, लेकिन बेंजीन में नहीं मिलती। इसका मतलब है बेंजीन स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो इनकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं है एडिशन के लिए। क्यों नहीं अवेलेबल? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हैं, डीलोकलाइज हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये अवेलेबल नहीं है, और इसी की वजह से बेंजीन को एरोमेटिसिटी मिलती है, इसी पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्वेशन से। फिर आइसोमर नंबर है सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड एविडेंस, और ये क्या है कि अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें तमाम 6 की 6 कार्बन एटम इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं, कि किसी भी पोजीशन पर हमारा कोई भी सब्सटेंट जाकर अटैच हो सकता है, ठीक है, और तमाम हाइड्रोजन भी इक्वली प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन को आप डिस्प्लेस कर लें तो एक ही प्रोडक्ट मिलती है, चाहे इसको डिस्प्लेस करें चाहे इसको डिस्प्लेस करें, एक ही चीज़ मिलेगी, एक ही प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब बेंजीन कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, यानी कि अपना हाइड्रोजन रिमूव करके किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करती है, तो वो एक ही किस्म का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर एमओटी स्ट्रक्चर के मुताबिक, एमओटी स्ट्रक्चर के मुताबिक सिर्फ एक ही हमें प्रोडक्ट मिलती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर लिया जाए एक ही प्रोडक्ट मिलनी है, तो इसके कोई और आइसोमर्स नहीं है, इसलिए हम इसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया है तो उसके बाद कोई सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होता है, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग पोजीशंस बनती हैं। जैसे अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट या तो इस पोजीशन पे लगेगा या इस पोजीशन पे, दोनों पे वो इक्वली डिवाइडेड होगा, मतलब इस पे लगे या इस पे लगे बात एक ही है, जिसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। फिर इसी तरह से मेटा पोजीशन होती है उस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग, और फिर उस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन भी होती है। तो टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो सकते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है, सॉरी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स
3 तरह से अटैच हो सकते हैं, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स 3 तरह से, यानी कि 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, 3 आइसोमर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिस में देखें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये बात ये वेरीफाई करती है कि वाक़ई बेंज़ीन का यही स्ट्रक्चर है जो हमने प्रोपोज़ किया है एमओटी के अकॉर्डिंग। नंबर 3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हम देखते हैं कि बेंज़ीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए अवेलेबल हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है बेंज़ीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा इस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा और वो इसके साथ आकर अटैच हो जाता है। फिर फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ये वापस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोबारा डेवलप हो जाता है ताकि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी थी वो भी वापस हासिल कर ली जाए। तो बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब एक्चुअली हम बेंजीन के रिएक्शन देखते हैं तो बेंजीन एक्चुअली यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जो कि ये बात वेरीफाई करती है कि जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है वो सही है। नंबर 10th क्वेश्चन, व्हाट इज एरोमेटिसिटी? लिस्ट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट्स एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड्स। कि आप बताएं एरोमेटिसिटी क्या होती है और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताएं, करेक्टरिस्टिक्स बताएं जो कि एलिफेटिक कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट करना है। एरोमेटिसिटी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन से रिजेंबल करे, ठीक है, केमिकल बिहेवियर में, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? जो बेंजीन से रिजेंबल करे केमिकल बिहेवियर में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी बेंजीन वाली होंगी तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अब कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ जो एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक दोनों से एरोमेटिक कंपाउंड्स की मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कि एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक दोनों से मुख्तलिफ होती हैं। तो वो देखते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जैसा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट करता है कि इनमें बहुत ही ज़्यादा अनसेचुरेशन मौजूद है, ठीक है। अनसेचुरेशन है यानी इसमें डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, लेकिन ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स वाले जो टेस्ट हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, वो नहीं देते। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स अनसेचुरेशन का टेस्ट नहीं देता, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट करता है कि उनमें अनसेचुरेशन मौजूद है, लेकिन वो टेस्ट नहीं देते। कौन सा टेस्ट नहीं देते? अगर आप किसी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को, किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, डीक्लोराइज कर देता है ये कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड डी डिस्चार्ज सॉरी कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो डिस्चार्ज नहीं कर पाते, डीक्लोराइज करने में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये इनके अंदर जो अनसेचुरेशन है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उस तरह से नहीं है जो आम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है। इसको हम बेयर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन वगैरह। और इन मॉलिक्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए फिजिकल मेथड के ज़रिए यानी एक्सरे एनालिसिस के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड के ज़रिए, तो इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें फ्लैट नज़र आता है, यानी कि ये नियरली फ्लैट होते हैं, ठीक है। और नंबर 4th प्रॉपर्टी कि इन मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी है थर्मोडायनेमिकली ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो कि इंडिकेट होती है ये बात हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन से, ठीक है। इनकी जो हीट ऑफ कंबशन है वो बहुत कम होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ हक्कल रूल।
हकल रूल के हमने मेन पॉइंट्स जान करने हैं, हकल रूल क्या है और कैसे इस रूल को एम्प्लॉय किया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। हमने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हकल रूल, अ, ये हकल रूल ये ऐसा रूल है जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेस पर बनाया गया है और इस रूल से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी प्रिडिक्ट करते हैं। इस एरोमेटिसिटी प्रिडिक्ट करने के लिए 3 रूल्स हैं, ठीक है? 3 बेसिक इसके छोटे-छोटे रूल्स हैं जिनको कलेक्टिवली हम हकल रूल कहते हैं। पहला, कि जिस मॉलिक्यूल की आप एरोमेटिसिटी देखना चाह रहे हैं, उस मॉलिक्यूल या आयन को फ्लैट होना चाहिए या नियरली फ्लैट होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें जितने भी एटम्स हैं वो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हों। सेकंड पॉइंट, साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइजेशन उसमें होनी चाहिए, यानी ऐसे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो जो साइक्लिक हो, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड होना चाहिए, साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए, ठीक है। और ये क्लाउड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल और अबव द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल दोनों साइड पर मौजूद होना चाहिए। ये एरोमेटिसिटी के लिए सेकंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई क्लाउड उस मॉलिक्यूल या आयन का मौजूद होगा, उसके अंदर पाई क्लाउड के अंदर टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें आप n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप नंबर पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मॉलिक्यूल में हैं तो वो एरोमेटिसिटी शो कर सकता है। तो बेसिक 3 ये रूल्स हैं किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, जिनको कलेक्टिवली हम कह देते हैं हकल रूल, ठीक है, या इसको हम 4n+2 रूल भी कहते हैं। इस रूल को साइक्लिक पोलियंस पर अप्लाई किया गया है सक्सेसफुली, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स जिनकी हमने एरोमेटिसिटी चेक करनी है, उनके ऊपर हमने अप्लाई किया। अ, अगर इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं 0, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 4 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0, सिर्फ बच जाएगा 2, 2 आ जाएगा आंसर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो एरोमेटिक होगा। n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं, 4 1 4, ये आ जाएगा 4, 4+2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब भी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरह 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं सॉरी, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी एरोमेटिक होगा। अगर आपके पास इनके दरमियान वाला कोई नंबर आता है, जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एरोमेटिक नहीं होंगे, वो एरोमेटिक नहीं होंगे। उनको हम नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं जिनके हमने अब इसका हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं कि हाउ इस दिस रूल को हम कैसे एम्प्लॉय करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे बेंजीन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेफ्थलीन स्ट्रक्चर देखें जी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक है। तो ये सारे आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों साइड पे मौजूद है मॉलिक्यूल के, अबव एंड बिलो, और मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक आयंस भी होते हैं, जैसे ये आयंस हैं, ठीक है, इसमें सारा ये पॉजिटिव पार्ट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन, ठीक है, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है।
साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन, ये भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, एनाइन नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एरोमेटिक थे। अब आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक स्पीशीज़। ये देखें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक होंगे। तो ये भी नॉन एरोमेटिक है 5 पाई इलेक्ट्रॉन वाले। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, व्हाट आर एनुलीन्स। एनुलीन्स क्या हैं और एक्सप्लेन करने हैं। इसके अंदर भी हमने उसी रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का ही ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर एनुलीन्स। एनुलीन्स ऐसे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशंस पर मौजूद होते हैं। जैसे ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एक एनुलीन है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी एनुलीन है। तो ऐसे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हों, उन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एनुलीन्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम साइक्लिक पोलीन्स भी कहते हैं। और जनरल फार्मूला इनका क्या है, CH डबल बॉन्ड CHN, जिसमें N पॉजिटिव इंटीजर है। अब रिंग साइज पे डिपेंड करता है कि एनुलीन कितनी बड़ी होगी। जैसे ये देखें 4 एनुलीन, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 एनुलीन, 4 को आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और ये साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर आ गया। 6 एनुलीन यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बेंजीन भी कहते हैं। 8 एनुलीन, इसको हम साइक्लो ऑक्टाडाइन भी कहते हैं, 8 एनुलीन। 10 एनुलीन, ये देखें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, उसके बाद देखें जी, ये ध्यान रखिएगा, साइक्लो ऑक्टाडाइन नहीं है, ये टेट्राइन है। 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड्स है ना, तो टेट्राइन। अच्छा, उसके बाद हक्कल रूल। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सी एनुलीन्स एरोमेटिसिटी शो कर सकती हैं और कौन सी एनुलीन्स एरोमेटिसिटी शो नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे देखें 4 एनुलीन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो करती है ये वाली एनुलीन, 4 एनुलीन? जी हाँ। इसको देखें ज़रा, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। देखें आप इसमें 0 पुट करें या 1 पुट करेंगे तो ये एरोमेटिक नहीं होगी, ठीक है। तीन, अगर आप देखेंगे 4 एनुलीन को तो इसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक है, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो नहीं करती। इसी तरह 8 एनुलीन को देखें, 8 एनुलीन, ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करती है, ये भी नॉट एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है। तो ये दोनों 4 और 8 दोनों ये हकल रूल फॉलो नहीं करती, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली बेंजीन, जी हाँ, ये तो एरोमेटिक है, इसमें तो 4n+2 n+ रूल फॉलो हो रहा है। 10 एनुलीन वाली, इसमें n की वैल्यू आप पुट करके देखें, आप पुट करेंगे 1 सॉरी 4 2 टाइम्स, हाँ, अगर आप 2 पुट करते हैं n=2 पुट करते हैं, 4 2 टाइम्स 8, 8+2 10, जी हाँ, ये रूल फॉलो करती है। 10 एनुलीन, 10 एनुलीन जो है ये रूल फॉलो करती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल। लेकिन क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये एक ही प्लेन के अंदर नहीं है, कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। हकल रूल ये नहीं है कि सिर्फ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, बल्कि इसके लिए ये दोनों कंडीशंस भी ज़रूरी हैं। मॉलिक्यूल फ्लैट होना चाहिए, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि फ्लैट का मतलब प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल एक ही हो। तो इसमें प्लेनर नहीं है मॉलिक्यूल, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। व्हाट इज़ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड? ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको बेशक आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? करना चाहें तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अंदर आपने बताना है कि कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनमें एरोमेटिसिटी मौजूद है।
ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फुलफ़िल कर रही हैं या नहीं, ठीक है। अगर वो फुल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करती हैं तो वो एरोमेटिक, अगर वो नहीं करती तो फिर वो नॉन एरोमेटिक। पहला ये रूल यही देखना आपने, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ये देखना होता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है या नहीं, ठीक है। चंद एक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको वो प्लेनर नहीं है, तो सिर्फ आपने वही याद रखने हैं। ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन का ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये नॉट एरोमेटिक है, एक ही प्लेन के अंदर नहीं है, ये ऊपर चले गए हैं, ऊपर वाले प्लेन में आ गए हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जो जिनको देखकर आप वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। सो उसके बाद नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के पूछे गए हैं। ये आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि इसमें किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे अटैक करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बेंजीन एक एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल आकर बेंजीन के साथ अटैच होता है तो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यही एरोमेटिसिटी एक कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। तो जब बेंजीन अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लॉस करने जा रहा है, इसका मतलब ये इतना आसान नहीं है। उस इलेक्ट्रोफाइल को अच्छी खासी तैयारी करके आनी पड़ती है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है वो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो पहला स्टेप यही है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की। एक इलेक्ट्रोफाइल अपनी तैयारी पकड़ता है अटैक करने के लिए। तो ये ए बॉन्ड बी है, ठीक है। इसी तरह का ये बॉन्ड है, ये टूटता है, ब्रेक होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है, और उसके बाद ये बेंजीन पर जाकर अटैक कर देता है। तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उन पर अटैक होगा तो ये इसके साथ जहाँ पे जाके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे इसके साथ, ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा। ये जैसे ही अटैच होगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो ये रेजोनेंस देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे sp2 कार्बन है, ये इसमें रेजोनेंस हो सकती है, यहाँ पे ये जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा ऑर्थो से मेटा, ठीक है, पैरा पोजीशन पे, और फिर पैरा से ऑर्थो पोजीशन पे वापस चला जाएगा। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और हम इक्वली इस तरह से इसको स्लो स्टेप में लिख देते हैं। ये एक स्लो स्टेप है जिसमें कार्बोट कैटाइन बनता है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये इतना आसान नहीं होता एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसके ऊपर अटैक करना। तो ये स्लो स्टेप है, ठीक है, स्लो स्टेप है। ये रेट डिटर्मिंग स्टेप है, इसी से रेट डिटर्मिन होता है किसी भी रिएक्शन का। और इसी रेट डिटर्मिंग स्टेप से हम ये भी मेजर करते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर कम आएगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसने अच्छा खासा अटैक कर दिया है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो इसका मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रेंथ भी इसी से मेजर हो सकती है। नंबर थर्ड, एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड स्टेप जो है इसमें, इस बेंजीन का जो सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप इसको हम कह देते हैं कि प्रोटॉन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है बेस के ज़रिए। एक बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ले जाती है, ठीक है? और एक हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच हो जाता है। अब ये बेस हाइड्रोजन को लेके जाती है, जिससे ये जो इसका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होकर वापस बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है उसको डेवलप करने में मदद देता है, ठीक है। क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है, यानी कि ये हाईली स्टेबल होने जा रहा है बेंजीन, तो ये फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। सो अब आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हो गया और बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी वापस आ गई, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया है ग्रुप ए के ज़रिए, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एविडेंस सपोर्ट मैकेनिज्म ये आप ना करें बेशक, इसके लिए ज़रूरी नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें देखें
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन एग्जांपल के तौर पे आपने एक्सप्लेन करनी है। नाइट्रेशन रिएक्शन में आपने नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं NO2 ग्रुप के ज़रिए भी, हेलोजन ग्रुप भी लगा सकते हैं, या SO3H ग्रुप भी लगा सकते हैं, ठीक है, R ग्रुप भी लगा सकते हैं, अल्काइल ग्रुप, या COR ग्रुप भी लगा सकते हैं, एसाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं ये सारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैच होते हैं, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैच होते हैं। बस ये याद रखिएगा कि ये हर एक ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल कहा जा रहा है। तो इन इलेक्ट्रोफाइल्स की तैयारी के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए एक कैटलिस्ट यूज़ करना होता है। जैसे HNO3 के रिएक्शन में हम NO2 ग्रुप को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसके लिए H2SO4 को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो इसको तैयार करता है NO2 ग्रुप को, ठीक है। और फिर ये NO2 ग्रुप इस बेंजीन पे अटैक करता है और इस तरह से इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद देखें, जैसे ये मैकेनिज़्म इसका, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा NO2 ग्रुप नाइट्रोनियम आइन, ठीक है, H2SO4 के ज़रिए, और फिर ये नाइट्रोजन NO2 ग्रुप बेंजीन पे अटैक करेगा। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, एंड थर्ड पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस, HSO4 नेगेटिव आयनाइन जो बनता है उसी रिएक्शन में, ठीक है, वो HSO4 नेगेटिव आइन इस H प्लस को लेकर वापस H2SO4 बन जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन प्रोसेस भी इसी तरह से होता है, ठीक है। इसमें SO3H ग्रुप जो है ये अटैच होता है। देखें, SO3 में जो सल्फ़र है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सल्फ़र एटम, ठीक है, जो कि बेंजीन के साथ अटैच होगा। ये देखें, इसमें भी वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, सिर्फ फ़र्क इतना कि SO3 ग्रुप आ गया है, ठीक है। और बस इसमें ये याद रखिएगा, इसमें फोर्थ स्टेप भी मौजूद है। ये SO3 नेगेटिव आइन बनता है, इससे जो H3 प्लस आइन है वो इसमें H प्लस आइन इसको डोनेट करके SO3H बनाता है। क्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन मैकेनिज्म देख लें। क्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन के ऊपर हम एसाइल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। एसाइल ग्रुप क्या है? CH3CO, ठीक है, एसाइल ग्रुप, इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। इस एसाइल ग्रुप को अटैच करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना पड़ता है पहले, ठीक है। ये एसाइल ग्रुप है हमारे पास, ये वाला CH3CO एक एसाइल ग्रुप है। तो इसको तैयार करने के लिए, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं। और ये आपके पास रिएक्शन लिखा गया है, इसका मैकेनिज्म क्या है। AlCl3 इसमें से जो Cl है उसको अटैच करके अपने साथ ले जाता है, AlCl4 बन गया, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटाइन बना, ठीक है। और ये कैटाइन बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, और उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड नंबर थर्ड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, AlCl4 के ज़रिए। रेडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन में भी इसी तरह से प्रोसेस होता है। रेडियल क्राफ्ट अल्काइल ग्रुप जो है डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसी में भी AlCl3 यूज़ करते हैं हम। और ये देख लें आप, ये भी वही सेम रिएक्शन है। नेक्स्ट हेलोजिनेशन है, जिसमें हम हेलोजन ग्रुप को बेंजीन के साथ अटैच करवाते हैं, ठीक है, एक हेलोजन ग्रुप को, जैसे ये Cl अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे ये, इसमें भी हम FeCl3 को यूज़ करते हैं। इसमें कैटलिस्ट जो है ये यूज़ होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तैयार करने के लिए। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो जाएगा तो बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, जिससे बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है बेंजीन की। स्टेप में अपना बेंजीन जो है वो हाइड्रोजन डोनेट करके अपनी हेर्मेटिसिटी वापस लेकर आता है ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। क्वेश्चन 24 ही हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आपको मैं यहाँ से भी इसको एक बार दिखा देता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, ठीक है, ये हमने कर लिया है। इसमें ये मैंने आपको जब डीलोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के किस तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास ये हकल रूल है, ठीक है, जिसमें 4n+2 की वैल्यूज़, n की वैल्यूज़ हमने पुट करके इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकाली हैं कि कौन से एरोमेटिक हैं, कौन से एरोमेटिक नहीं है, ठीक है।
और उसमें एग्जांपल्स हमने देखी हैं कि इवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हों, तो अगर इवन नंबर ऑफ़ sp2 कार्बन हों, ठीक है? इवन नंबर का मतलब 4 sp2 कार्बन्स हैं इसमें, ठीक है? 6 sp2 कार्बन्स होंगी अगर, तो वो कैसे दिखा सकता है? 8 sp2 हाइब्रिड कार्बन्स होंगी, sp2 कार्बन्स, तो क्या वो दिखा सकते हैं? ठीक है? तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिनको आप देखकर बताएँगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एरोमेटिसिटी शो करते हैं और कौन से शो नहीं करते। ठीक है? ये इसी तरह से ये भी दिया हुआ है कि कौन से कैटाइन्स हैं, एनाइन्स हैं जो कि एरोमेटिसिटी शो करते हैं। इसकी आप खुद प्रैक्टिस करें। तो रूल, बेसिक रूल वही है। इसके बाद नेचुरल सोर्सेज़ हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोल है, ये कोल tar, लाइट ऑयल, ग्रीन ऑयल वगैरह, फिर पेट्रोलियम, इनसे हम नेचुरल सोर्सेज़ हैं ये वाले। और उसके बाद प्रिपरेटिव मेथड्स बेंजीन के, ये भी हमने स्टडी किए कि बेंजीन की जो प्रिपरेशंस हैं वो हम कैसे बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट अगर हम सोडा लाइम के साथ डिस्टिल करते हैं तो ये NaOH से रिएक्शन करवा के CaO प्रेजेंस में NO2CO3 निकल जाता है और बेंजीन बन जाती है। फिनोल से बेंजीन, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हाइड्रोलिसिस करवाने पर बेंजीन हमें हासिल होती है। एनिलीन NH2 ग्रुप लगा हो तो उसके लिए हम सोडियम NaNO2 और HCl का मिक्सचर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनता है और ये डाईएज़ोनियम सॉल्ट रिड्यूस होकर बेंजीन बन जाती है। NCl2 और H3 H3O प्लस आयन हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन से हमने कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करके या आप आयरन 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करके बेंजीन बना सकते हैं एसिटाइलिन से। क्लोरोबेंजीन, उससे भी हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट उसे बना के मैग्नीशियम और ईथर के साथ ऐड करके हम PCl बना के इसमें तो हम इसको हाइड्रोलाइज़ करवा के फर्दर बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, टॉलुइन से भी बेंजीन बनाई जा सकती है। ठीक है, टॉलुइन को आप H2 के साथ रिडक्शन करवा के प्लैटिनम Al2O3 यूज़ करते हुए आप बेंजीन बना सकते हैं। प्रिपरेटिव मेथड्स फॉर होमोलोगस ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के जो होमोलोगस हैं, यानी बेंजीन के साथ जो फर्दर अल्काइल ग्रुप्स या कोई एसाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, उनकी उन एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम कैसे प्रिपरेशंस करते हैं। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है। बेंजीन यानी आयोडोबेंजीन या हेलोबेंजीन का हम अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम आयोडाइड रिमूव हो जाता है, जिससे ये अल्काइल ग्रुप जो है ये एक बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है, जिसे हम टॉलुइन कहते हैं या मिथाइल बेंजीन कहते हैं। ठीक है, रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं। रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या अल्काइलेशन, ये आपको मैंने भी पढ़ाई है। ये वही रिएक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप CH3 ग्रुप को H को डिस्प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं, LCl3 यूज़ करते हैं, इसमें CH3 अटैच हो जाएगा। ऑर्थोजाइलिन और 1,2,3 ट्राई मिथाइल बेंजीन भी बनती है। इसी तरह से CH3 ग्रुप अगर एन प्रोपाइल ग्रुप हो तो वो इसके साथ जब अटैच होता है तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा या प्रोपाइल बेंजीन भी बनता है। रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन ग्रुप है। एसाइल ग्रुप हम इसको कहते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड O को, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, 1 फिनाइल एथेनॉल बनता है। ग्रिग्नॉर्ड सिंथेसिस है, जिसमें हम एक बेंजीन का जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है इसको हम CH3I के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं और इसमें ये CH3 ग्रुप जो है ये बेंजीन के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है मिथाइल। इसके अंदर हम कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। 3 क्लोरो 1 प्रोपीन को हम रिएक्ट करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में, इसका जो CH2 ग्रुप है ये Cl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये CH2 ग्रुप जो है इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है। इसी तरह एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप भी इसी तरह से रिएक्ट करके यहाँ पे अटैच हो सकता है, MgCl अलग हो जाएगा। उसके बाद अल्मन रिएक्शन है, नंबर 4 अल्मन रिएक्शन, जिसमें फेनाइल आयोडाइड को हम कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं और जिसमें कॉपर आयोडाइड अलग हो जाता है और जो दो फिनाइल ग्रुप्स हैं ये अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, हम बाई फिनाइल कहते हैं। तो बाई फिनाइल्स की प्रेपरेशन के लिए हम अल्मन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है गटरमैन
कोच रिएक्शन, अब ये इसका नाम ही ऐसा है। गटरमैन कोच रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड के बबल जो हैं ये हम एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करते हैं और बेंजल्डिहाइड्स में बनते हैं। कि जैसे ये CHO बेंजल्डिहाइड AlCl3 की प्रेजेंस में और 1000 psi प्रेशर लगाने के पर HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, गटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन। डाइलजेल्डर रिएक्शन, इसमें हम साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। डाइलजेल्डर रिएक्शन इथाइलिन और 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन है, जिससे हम साइक्लाइजेशन साइक्लोहेक्सेन बनती है, ठीक है, और एटलेटिक हाइड्रोजनेशन करवाने पर ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है साइक्लोअल्केन्स का, ठीक है, साइक्लोअल्केन्स हम लेते हैं, इनकी हमने अगर डीहाइड्रोजनेशन करवानी है Cr2O3 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इससे साइक्लोहेक्सेन, और फिर फर्दर डीहाइड्रोजनेशन करवाने पर कैटलिस्ट और एरोमेटाइजेशन इसे कहते हैं इस स्टेप को, जिसमें ये बेंजीन प्रिपेयर हो जाती है।